नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लश्करी फिर एक बार मेरे चैनल ज्ञान गॉट योर एम नाउ पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर जानते ही हैं कि मेरे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीसीएस सीसीए रूल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो दोस्त लोग सिविल सर्विसेज या यूडीसी एलडीसी की एग्जाम या नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज के इस वीडियो से काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने सीसीएस लीव रूल्स 1962, 1964, 1972 और उसमें कुछ सुधारणाएं जो की गई थी 2014 में, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स। लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस बट ऑफ अ गैजेटेड ऑफिसर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय ऑडिट ऑफिसर। मतलब कि किसी भी विभाग में जो सरकारी कर्मचारी है उसकी छुट्टियों का लेखा जोखा जो है वो हेड ऑफ ऑफिस जो है वो रखता है, किंतु अगर गैजेटेड ऑफिसर है तो उसकी छुट्टियों का लेखा जोखा ऑडिट ऑफिसर रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लीव जो होती है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। मतलब लीव आप अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर अ लीव लेस देन 3 days। ये सवाल आता है, जो सैंक्शनिंग अधिकारी है, सैंक्शनिंग अधिकारी जो है वो अगर आपने कोई मेडिकल छुट्टी ली है मेडिकल बेसिस पे, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वो वेव ऑफ कर सकता है अगर छुट्टी 3 दिन से कम की हो तो। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी may refuse or revoke leave of any kind but cannot alter the kind of leave without getting request from government servant। मतलब कि जो सैंक्शनिंग अधिकारी है वो आपकी छुट्टी को रिफ्यूज कर सकता है, उसका अधिकार है, वो रिवोक भी कर सकता है, पर वो आपकी छुट्टी को अल्टर नहीं कर सकता, मतलब परावर्तित नहीं कर सकता, जब तक कि आप खुद उन्हें लिखित में इसी रिक्वेस्ट न दे। अर्न लीव शुड नॉट ऑर्डिनरीली डिनाइड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय अर्न लीव मांगता है और अगर वो उसके करियर के आखिरी 10 वर्षों में है तो जनरली उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। लीव ऑफ वन काइंड टेकन अर्लियर may be converted into leave of a different kind at a later date at the request of the official and at the discretion of the authority who sanctioned the leave. Official should not request for it within 30 days। मतलब अगर आपने कोई छुट्टी ली है, जैसे किसी ने अगर ईएल ली है किंतु उसको ईएल को चेंज करके एचपीएल करवाना है, तो ये एप्लीकेशन आपको 30 दिन के अंदर देना होता है, तो वो परावर्तित हो सकती है। Next, conversion of any kind of leave into leave of different kind is permissible only when applied for the official while in service and not after quitting service। हाँ, उपरोक्त जो नियम मैंने अभी बताया वो उन लोगों के लिए लागू है जो सेवा में है। अगर आप सेवा से मुक्त हो जाते हैं, अगर आपने रिजाइन कर दिया, तो आप अपनी जो लीव है उसको ट्रांसफर चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। Leave sanctioning authority may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave। अगर आपकी कोई छुट्टी है तो वो उसको extraordinary leave में भी leave sanctioning authority convert करवा सकते हैं। No leave of any kind can be granted for a continuous period exceeding 5 years। किसी भी सूरत में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल से ज्यादा कंटिन्यू छुट्टी नहीं दी जा सकती। हाँ, इसमें अगर कोई विशेष कारण है तो भारत के राष्ट्रपति उसको अलाउ कर सकते हैं। पर अब समझ लीजिए कि अगर किसी ने 5 साल के बाद में भी ज्वाइनिंग नहीं किया तो उसको क्या माना जाएगा। अगर एखादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अगर नहीं ज्वाइन कर पाता 5 साल के बाद भी, तो ऐसी सूरत में उसे सेवा से रिजाइन किया गया, उसको रिजाइन किया गया माना जाएगा। Then an official on leave should not take up any service or employment elsewhere without obtaining prior sanction of the authority। अगर कोई छुट्टी पे चल रहा है और उसने दूसरी तरफ जॉब ले लिया तो ये अलाउ नहीं है।
हाँ, ये उस केस में अलाउ हो सकता है कि अगर आपने परमिशन ले रखी हो तो। देन willful absence from duty after the expiry of leave renders a government servant liable to disciplinary action. अगर किसी ने जानबूझ के छुट्टी ले रखी हो और वो छुट्टी एक्सपायर होने के बाद भी वो नहीं आता है तो उस पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा सकती है। If a government servant is transferred to a foreign service while on leave, he ceases from the date of such transfer to be on leave and to draw leave salary. अगर छुट्टी के दरमियान किसी का तबादला फॉरेन सर्विस में हो जाता है, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है, तो वो छुट्टी कैंसिल हो जाती है और उसको ही नॉट टू बी ऑन लीव एंड टू ड्रॉ लीव सैलरी, उसको लीव सैलरी मिल जाएगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम। If a medical authority is not able to say that the government servant will never again be fit for service, then maximum 12 months leave will be sanctioned. मतलब अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो रखा हो या कोई मेडिकल फिटनेस का प्रॉब्लम हो और डॉक्टर्स बोल नहीं पा रहे कि ये कितने दिनों में ठीक होगा, तो ऐसी सूरत में उसको ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों की मेडिकल लीव दी जा सकती है। कितने महीनों की? 12 महीनों की उसको मेडिकल लीव सैंक्शन की जा सकती है। ऑन प्राइवेट ग्राउंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ हॉलीडे टू लीव आर ऑटोमेटिकली अलाउड। और छुट्टी से पहले या छुट्टी के बाद में गवर्नमेंट हॉलीडेज या संडे जो है वो अलाउ किए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एनी लीव शैल बी डेबिटेड फ्रॉम एचपीएल अकाउंट। यस, अगर किसी ने 3 दिन की छुट्टी ली है और वो नहीं आ पाया तो चौथे दिन से आगे की छुट्टी उसके एचपीएल से जनरली डेबिट की जाती है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट सीजेस हिज क्लेम फॉर लीव इफ ही हैज बीन डिसमिस। हाँ, पर अगर वह सर्वेंट जो कर्मचारी है अगर वो डिसमिस कर दिया गया है तो उसको कोई छुट्टी का अधिकार नहीं रहता। नो गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू टेक अप अदर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीव एक्सेप्ट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। हाँ, अगर रिटायरमेंट से पहले की लीव अगर ली गई है तो उसमें वो दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस कर सकता है, पर बाकी सूरतों में नहीं। आज हम दूसरा एक टॉपिक देखेंगे, अभी अगला इसमें का है इसी कड़ी में, अर्न लीव, ईएल। ईएल क्रेडिट कैसे होती है? आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेशनल और नॉन वैकेशनल 2 तरह के स्टाफ होते हैं। वैकेशनल मतलब जिनको छुट्टियां मिलती हैं और नॉन वैकेशनल मतलब जिनको छुट्टियां नहीं मिलती। तो जो नॉन वैकेशनल स्टाफ होता है उनको साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं, 15 एक बार में, 15 एक बार में। और ये छुट्टियां जनरली 1 जनवरी को और 1 जुलाई को उनके खाते में क्रेडिट की जाती हैं। द क्रेडिट टू बी अफोर्डेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ ईओएल अवॉइल्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अगर कोई ईओएल लेता है तो ईएल में से 1/10 रिड्यूस की जाती है। एंड पीरियड डाइसनन मतलब अगर कोई अकार्य दिवस है तो उसके दौरान भी, पिछले साल में अगर कोई अकार्य दिवस रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्यूमुलेशन, इट कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 300 days in addition to the number of days for which encashment has been allowed with LTC। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पूरे करियर में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की ईएल क्रेडिट करवा सकता है? तो 300 दिन की। पर साथ ही साथ वो एक बार में 10, इस हिसाब से पूरे करियर में 6 बार मतलब 60 ईएल इनकैश करवा सकता है। हाँ, पर यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि अगर लीव इनकैशमेंट करानी है 10 दिन की भी तो आपके खाते में कितनी लीव इनकैश के बाद में बाकी रहनी चाहिए? तो वो रहनी चाहिए कम से कम 30। अगर समझ लीजिए किसी कर्मचारी के खाते में भी 35 लीव है, ईएल है, और वो अगर 10 लीव के इनकैशमेंट के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसको सिर्फ 5 लीव इनकैश होगी, ना कि 10। नेक्स्ट, while limiting the maximum of 300 days where the balance at credit is 286 minus 300 days, further advance credit of 15 days on 1st January will be kept separately and set off against the EL availed during the half year ending 30 June। मतलब अगर किसी ने, अभी समझ लीजिए उसकी क्रेडिट है 286 और उसको और 15 ईएल क्रेडिट हो जानी है 1 जनवरी को, तो ये जो एक्स्ट्रा वाली 15 है ये इसको सेपरेटली रखा जाता है।
However, if the leave availed is less than 15 days, the remainder will be credited to the leave account subject to the ceiling of 300 days at the close of that half year. पर अगर समझ लीजिए वो नहीं ली गई, 15 दिन से पहले कम ही ली गई, तो उसके 300 वाले खाते में क्रेडिट की जाती है. The credit for the half year in which a government servant is appointed will be afforded at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service. और ये हर महीने के रेशियो जो है उसका वो 2.5 डेज के हिसाब से क्रेडिट होती है. पर अगर वैकेशनल स्टाफ है तो उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा 10 EL क्रेडिट होती है. और अगर वह कोई सर्विस छुट्टियों के दौरान भी ड्यूटी पे रहता है तो कुल एक साल में वो ज्यादा से ज्यादा 30 EL क्रेडिट करवा सकता है. If the government servant retires, resigns, or removed or dismissed or dies in the middle of a calendar month, the EL credit should be reduced at the rate of 1/10 of any EOL taken in that half year and the leave account regularized. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैलेंडर मंथ के बीच में ही गुजर जाता है, मर जाता है, या रिटायर हो जाता है, या रिजाइन कर देता है, या रिमूव हो जाता है, या डिसमिस किया जाता है, तो उसने जो भी EOL वो पहले 6 महीने में ली होगी वो 1/10 के हिसाब से कट करके बाकी उसका लीव अकाउंट रेगुलराइज किया जाता है. While affording credit, fraction of a day should be rounded off to the nearest day. अगर EL के बारे में कोई फ्रैक्शन ऑफ डे होगा तो उसको राउंड ऑफ किया जाता है. EL अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम. अब ये अनअवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम के बारे में भी मेरे ज्वाइनिंग टाइम वाले वीडियो में आपने देखा होगा. अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम, द नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल रिड्यूस्ड बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज अवेल्ड shall be credited to the earned leave account subject to the conditions. जैसे कि आपको याद होगा कि कोई एम्प्लॉय अगर नॉर्थ ईस्ट से आता है तो उसको 12 दिन जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, पर अगर वो 2 ही दिन में आ गया तो 2 दिन कट करके उसके खाते में 10 EL ऐड की जाती है. और साथ ही साथ यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है, EL कैन बी अवेल्ड अप टू 180 डेज एट अ टाइम. अगर आप कोई EL लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 180 EL एक साथ ली जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं. इसके अलावा होती है हाफ पे लीव. 7th पे में कर्मचारियों की हाफ पे लीव तो बंद कर दी गई है, पर अभी भी किसी के खाते में अगर है तो वो हाफ पे लीव जो है वो कमिटेड करवा सकता है. अगर मेडिकल ग्राउंड पे अगर वो हो तो कई बार वो हाफ पे लीव ले सकता है. हाफ पे लीव कैन बी अवेल्ड इधर विथ और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. हाफ पे लीव जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में भी या उसके बिना भी अवेल कर सकते हैं. While affording credit, fraction shall be rounded off to the nearest day. इसमें भी वही रूल लागू है. And it can be commuted in full day leave with medical for study leave, not more than 180 days during entire service. हाँ, आप HPL को स्टडी लीव के साथ कम्यूट करवा सकते हैं या मेडिकल लीव के साथ कम्यूट करवा सकते हैं, पर इसकी लिमिटेशन है ज्यादा से ज्यादा 180 दिन. ये कमिटेड लीव. नेक्स्ट, कमिटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट. कमिटेड लीव जो है आपके HPL से ज्यादा आधी ली जा सकती है. कमिटेड लीव कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. किस स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी ली जा सकती है? ए, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज इन एंटायर सर्विस if utilized for an approved course of study certificate to be in public interest. अगर आप committed leave जो है public interest में कोई study कर रहे हो तो आपको दी जाएगी. Up to maximum of 60 days by a female government servant if it is in continuation of maternity leave. अगर कोई female employee है तो वो चाहे तो maternity leave के साथ साथ extra 60 days committed leave ले सकती है. Up to a maximum of 60 days by a female government servant with less than 2 surviving children if she adopts a child less than 1 year old. अगर वो कोई बच्चा गोद लेती है, कोई महिला कर्मचारी है, तब भी उसको 60 दिन की एक्स्ट्रा कमिटेड लीव दी जा सकती है. कमिटेड लीव इज टेकन ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज अवेल्ड शुड बी डेबिटेड इन द हाफ पे लीव अकाउंट. जितने दिन की आपने कमिटेड लीव ली है उससे दुगुनी आपके HPL से डिडक्ट की जाती है. Where a government servant granted committed leave
quits service voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as HPL. अगर किसी ने commuted leave ली है और उधर की उधर ही वो जॉब छोड़ के चला गया, तो वो commuted leave उसको HPL के रूप में ट्रीट की जाती है. एंड द एक्सेस लीव सैलरी रिकवर्ड, और ज्यादा की जो भी लीव सैलरी रहेगी वो रिकवर की जाएगी. इफ द रिटायरमेंट इज ड्यू टू इल हेल्थ incapacitating him for further service or in the event of death, recovery should not be made. पर अगर समझ लीजिए किसी ने कमिटेड लीव ली है और उस दौरान वो बीमारी के चलते या उसका निधन हो जाता है, तो कोई भी रिकवरी कमिटेड लीव की नहीं होती. Committed leave may be granted at the request of government servant even when EL is available. EL बाकी भी अगर आपके खाते में, पर आप अगर committed leave लेना चाहते हैं तो आपको दी जा सकती है, पर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब एप्लीकेशन देना पड़ेगा. Committed leave on medical grounds may be allowed to a government servant who has opted out of government health scheme on the basis of certificate issued by the hospital's medical practitioner approved by the employer of the spouse. आपको मेडिकल ग्राउंड पे भी कमिटेड लीव मिल सकती है, पर आपको उसके लिए हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा. अगला पॉइंट है हमारा लीव नॉट ड्यू. लीव नॉट ड्यू मतलब क्या? मे बी ग्रांटेड टू अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट विथ नो एचपीएल एट क्रेडिट. अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके पास कोई एचपीएल या ईएल है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? तो तब उसको लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है. टेम्पररी ऑफिसर भी अगर है, ऑफिशियल भी अगर है, कोई एम्प्लॉय है, टेम्पररी है, तो उसको अगर 1 साल हो रखा है, तब उसको अगर कोई बीमारी है जैसे कि टीबी है, लेप्रोस्की है, कैंसर है या मेंटल इलनेस है, तब ऐसी स्थिति में उसको लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है. इट इज ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे अलावा भी मिल सकती है. कब? इन कंटिन्यूएशन टू मैटरनिटी लीव. मैटरनिटी लीव के साथ साथ टू अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड लेस देन अ ईयर ओल्ड. अगर कोई बच्चा गोद ले रही है तब भी उसको लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है. लीव नॉट ड्यू मतलब LND ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 360 days एंड विथ मेडिकल सर्टिफिकेट. पर अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो लिमिटेड है 180 days. मैक्सिमम पीरियड दैट में बी ग्रांटेड एट अ टाइम, ज्यादा से ज्यादा एक बार में 1 साल में आप 90 ले सकते हो. LND विल बी डेबिटेड अगेंस्ट द HPL दैट द GS मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट अर्न सब्सिक्वेंटली. अगर वो अर्न करता है तो उसमें से काट ली जाएंगी. इट कैनॉट बी ग्रांटेड इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट. पर रिटायरमेंट के पहले के लीव में ये लागू नहीं है. When a government servant granted LND resigns from service or is permitted to retire voluntarily without returning to duty, LND should be cancelled. पर अगर कोई पहले आ जाता है वापस सर्विस छुट्टियों के बीच में ही, तो LND कैंसिल हो जाती है. The resignation or retirement will take effect from the date on which such leave had commenced and the leave salary should be recovered. अगर कोई वॉलंटरी रिटायर ले लेता है तो ये पूरी लीव सैलरी रिकवर की जा सकती है. पर इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लीव सैलरी विल नॉट बी रिकवर्ड इफ द रिटायरमेंट इज बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ. अगर बीमारी की वजह से उसको रिटायर किया जा रहा है या इनकैपेसिटेटिंग की वजह से या द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, अगर वो गुजर जाता है, मर जाता है, तब उस सूरत में LND मतलब लीव नॉट ड्यू रिकवर नहीं होती, उसके पैसे भी नहीं काटे जा सकते. इट कैन बी ग्रांटेड टू एन ऑफिसर whose leave account shows a debit balance in consequence of the grant of LND on previous occasion. ये उस ऑफिसर को भी दी जा सकती है कि जिसके पास में कंटिन्यूअस में लीव नहीं है, डेबिट बैलेंस नील है. सैलरी फॉर LND इज एज फॉर HPL. LND की सैलरी भी HPL के हिसाब से ही मिलती है. Extraordinary leave, EOL. EOL is granted to a government servant when no other leave is admissible. जब कोई लीव नहीं मिल पा रही तब extraordinary leave होती है. When other leave is admissible but the government servant applies in writing for EOL. दूसरी लीव है पर अगर वो एप्लीकेशन देता है तो उसको EOL भी दी जा सकती है.
EOL cannot be availed concurrently during the notice period when going on voluntary retirement. अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट का नोटिस दे रखा है तब आप EOL नहीं ले सकते। इसके कुछ लिमिट्स हैं। No limit of any kind can be granted to a government servant for continuous period exceeding 5 years. Subject to this limitation, any amount of extraordinary leave may be sanctioned to a permanent government servant. मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल तक EOL ले सकते हैं, पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। For temporary government servant, the limit on any one occasion is all official up to 3 months without medical certificate. Temporary अगर है तो उसको 3 महीने विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड विथ मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 6 मंथ फॉर कॉमन एलिमेंट्स, और अगर क्रॉनिक डिजीजेस है तो 12 महीने की उसको EOL दी जा सकती है। इन EOL के दरम्यान अगर आपने ऑफिशियल विथ 3 और मोर इयर्स कंटिन्यूस सर्विस अप टू 24 मंथ्स वेयर द लीव इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज, अगर वो स्टडी के लिए भी ले रहा है तो उसको 24 महीने की भी EOL दी जा सकती है। साथ ही साथ अगर कोई अधिकारी SC/ST से बिलोंग करता है तो उसके जो HOD है मे ग्रांट लीव एक्सीडिंग 3 मंथ्स फॉर अटेंडिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कोई एग्जाम देना चाहता है तो उसको 3 महीने पहले ये छुट्टी दी जा सकती है। 2 spells of EOL intervened by any other kind of leave should be treated as one continuous spell for the purpose of maximum limit. पर अगर आपने 2 स्पेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है और बीच में कोई और दूसरी लीव ली तो उसको एक साथ माना जाएगा मैक्सिमम लिमिट के लिए। EOL may also be granted to a regularized period of absence without leave retrospectively. EOL में आपको सैलरी नहीं मिलती, ये थोड़ा ध्यान रखना है। Then maternity leave, admissible to a married or unmarried female government servant during pregnancy 180 days from 1/9/2008, 1/9/2008 से 180 दिन की प्रेगनेंसी लीव मैटरनिटी लीव मिलती है। Admissible only to employees with less than 2 serving children, पर ये 2 बच्चों के लिए ही है। अगर इस सूरत में किसी का मिसकैरेज या एबॉर्शन होता है तो उसको भी टोटल ऑफ 45 डेज इन द एंटायर सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर मैटरनिटी लीव नहीं ली है तो 45 दिन की उसको मिसकैरेज या एबॉर्शन के दरमियान भी छुट्टियां मिल सकती है महिला कर्मचारी को, और ये छुट्टी उसके अकाउंट से डेबिट नहीं की जाएगी। इट मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड, इसको किसी भी लीव के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। एनी लीव इंक्लूडिंग commuted leave up to 60 days and leave not due may be taken without medical certificate up to 2 years in continuation. अगर कोई महिला कर्मचारी लीव नॉट ड्यू ये लेना चाहती है तो वो मैटरनिटी लीव के साथ 2 साल तक छुट्टी पे रह सकती है। काउंट्स आर सर्विस फॉर इंक्रीमेंट्स, काउंट्स एज सर्विस फॉर पेंशन। मैटरनिटी लीव आपके इंक्रीमेंट के लिए भी काउंट होती है, आपके पेंशन के लिए भी काउंट होती है अगर आपको मिलती हो तो। नॉट एडमिसिबल फॉर थ्रेटेंड एबॉर्शन, हाँ, पर अगर थ्रेटेंड एबॉर्शन के लिए ये काउंट एडमिसिबल नहीं है। इट इज एडमिसिबल फॉर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अगर कोई क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी सूरत में ये लागू होता है, पर इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। पैटर्निटी लीव, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके 2 जीवित बच्चे हैं उसको 2 बच्चों के लिए ये मिल सकती है, और साथ ही साथ अगर वो कोई बच्चा एडॉप्ट कर रहा है 1 साल तक का तो भी मिलेगी, पर इसका ड्यूरेशन जो है ये 15 दिन का होता है। ये वाइफ की प्रेगनेंसी से पहले वो 15 दिन पहले ले सकता है और बाद में 6 महीने तक ले सकता है, और साथ ही साथ जिस दिन को बच्चा उसने एडॉप्ट किया है उससे 15 दिन तक वो कभी भी ले सकता है। पर अगर इस दौरान उसने वो नहीं ली तो उसको लैप्स माना जाता है। इसकी सैलरी लास्ट पे के जैसी रहेगी, मतलब सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नॉट टू बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट मे बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। इस लीव को कोई भी लीव से कंबाइन कर सकते सिवाय कैजुअल लीव के, CL के।
नॉट टू बी रिफ्यूज नॉर्मली, जनरली इसको रिफ्यूज नहीं किया जाता है. इट टू बी अप्लाइड अप टू 15 days बिफोर और अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी और फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन. लीव में अगली लीव है चाइल्ड केयर लीव. वुमेन एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रन may be granted CCL for a maximum of 730 days during their entire service for taking care of up to 2 children, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. Number 2, child care leave shall not be admissible if the child is 18 years of age or older. अगर कोई चाइल्ड केयर जो बच्चा है वो 18 साल से ऊपर की एज का है तो सीसीएल नहीं मिलती है. पर इसमें थोड़ा एक अपवाद है कि अगर वो बच्चा डिसेबल चाइल्ड है, अगर वो बच्चा डिसेबल चाइल्ड अगर है तो उस स्थिति में उसको 22 साल तक अप टू 22 ईयर्स तक ये दिया जा सकती है चाइल्ड केयर लीव. लीव सैलरी, अगर ये चाइल्ड केयर लीव जो होती है जब अगर कोई एम्प्लॉय लेता है तो उसको लीव सैलरी जो है वो 100% पहले साल मिलती है, पहले 365 दिनों के लिए, और अगले 365 दिनों के लिए मतलब अगले साल के लिए वो 80% होती है सैलरी के. सीसीएल आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं की जाती. इट मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल. कोई भी लीव से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं सीएल को छोड़ के. सीसीएल मे बी अलाउड फॉर थर्ड ईयर लीव नॉट ड्यू एंड कमिटेड लीव अप टू 60 days विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. चाइल्ड केयर लीव नॉट ड्यू या कमिटेड लीव को दे सकते हैं आपको, पर वो तब दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में. इसकी कंडीशंस है, इसके लिए आपको पहले सैंक्शन करवाना पड़ेगा. देन interweaving holiday with count as a CCL as in case of EL. जैसे EL में होता है आपके बीच में आने वाली सारी छुट्टियां काउंट होती हैं, ठीक उसी तरह से CCL में भी आपके संडे वगैरह सब कुछ काउंट होता है. फॉर सिंगल मदर इट विल बी इन 6 spells in a year. अगर एक सिंगल मदर है तो पूरे साल में वो 6 बार ले सकती है. नॉर्मल वुमेन के लिए वो 3 ही बार होता है, कैलेंडर ईयर में सिर्फ 3 बार वो ले सकती है. पर अगर सिंगल मदर है तो उसको वो 6 बार भी साल में ले सकती है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ सीसीएल. सीसीएल के ग्रांट के लिए पहले कम से कम 5 दिन की छुट्टियां लेना अनिवार्य था, पर 2014 के बाद 7 पे से अब इसकी कोई मिनिमम पीरियड नहीं रहा. इट शुड नॉट बी सैंक्शन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन एंड मिनिमल लीव शुड बी सैंक्शन. अगर किसी का प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है तो उस दौरान उसको सीसीएल नहीं मिलती, पर अगर एक्सट्रीम कंडीशंस है तो परमिशन से कम छुट्टियां उसको दी जा सकती है. और सीसीएल के दौरान एलटीसी महिला कर्मचारी ले सकती है. नेक्स्ट है स्टडी लीव. बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे कई साथी पढ़ना चाहते हैं सर्विस में रहते हुए, तो कोई साथी के जिसके 5 साल पूरे हो जाते हैं सर्विस में, उसको स्टडी लीव दी जा सकती है अगर वो अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए और पढ़ना चाहता है तो. पर उसके एक कंडीशन होती है कि कोर्स शुड सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट. कोर्स जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में सर्टिफाई होना चाहिए. द स्टडी शुड बी अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू द ग्रांट लीव. ये ग्रांट नहीं हो सकती अगर वही कोर्स अगर आप फॉरेन में कर रहे हो और वो इंडिया में अवेलेबल है तो आपको नहीं मिलेगा. टू एन ऑफिशियल ड्यू टू रिटायर विद इन 3 years. अगर कोई ऑफिशियल है जिसको 3 ही साल रिटायरमेंट को रह गए, या वो जब स्टडी पूरी करके आएगा तब 3 साल रहेंगे, तो भी उसको नहीं दी जा सकती. टू सेम ऑफिशियल विथ सच फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ हिज रेगुलर वर्क और कॉज कैट अ डिफिकल्टी ओइंग टू हिज एब्सेंस ऑन लीव. अगर ये वो कंटिन्यू एब्सेंस रहता है तो भी नहीं मिलती. नेक्स्ट, मैक्सिमम पीरियड जो है स्टडी लीव का वो 36 महीनों का है, पर वो किसके लिए, अगर कोई पीएचडी कर रहा है या मेडिकल हेल्थ सर्विस में है तो, और नॉर्मल सूरत में वो 24 महीने हैं. पर अगर
किसी किसी का अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ है, समझ लीजिए कोई एक आधा कोर्स करना चाहता है, वो पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में वो बाकी छुट्टियां ईएल या कमिटेड लीव उसको ऐड करवा सकता है। पर उस हाल में भी ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां जो है वो 28 महीने तक की जा सकती हैं, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। पर अगर किसी ने स्टडी लीव के दरमियान जॉब से रिजाइन कर दिया तो उसकी पूरी रिकवरी भी की जाती है। इसमें HRA इज पेएबल फॉर द फर्स्ट 180 डेज। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण है कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टडी लीव लेता है तो उसको पहले 180 दिन के लिए HRA मिलेगा। एप्लीकेबल एट द लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी, उसका जो भी रेट होगा लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी के वहां का, उस हिसाब से उसको HRA मिलेगा। ऑफिशियल ग्रांटेड स्टडी लीव शैल नॉट बी पेड TA, उसको ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलता, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता। हाँ, पर अगर एक्सेप्शनल केस हो तो प्रेसिडेंट उसको सैंक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फीस पेड फॉर स्टडी शैल ऑर्डिनरीली बी मेड बाय द GS, बट इन एक्सेप्शनल केसेस द प्रेसिडेंट मे सैंक्शन द ग्रांट ऑफ सच फीस। अगर कोई खास कोर्स कर रहा हो कर्मचारी तो भारत के राष्ट्रपति उसकी फीस भी सैंक्शन कर सकते हैं। If the government servant resigns or does not complete the course of study, he should refund the actual amount of leave salary. अगर वो रिजाइन कर देता है या कोर्स बीच में छोड़ देता है तो उसको लीव सैलरी की पूरी अमाउंट वापस देनी पड़ती है। फीस, स्टडी अलाउंस जो भी उसका लगा होगा सब उसको देना पड़ेगा। कैजुअल लीव, इसको लीव नहीं माना जाता, नॉट रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ लीव। An official on CL is not treated as absent from duty, पर अगर कोई CL लेता है तो उसको ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता। It can be combined with special casual leave, बस उसको स्पेशल कैजुअल लीव से ही कंबाइन कर सकते, बाकी काय से भी नहीं। इसमें संडे, पब्लिक हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे प्रीफिक्स या सफिक्स किए जा सकते हैं। It can be taken on tour, but no DA will admissible for the period. अगर आप टूर पे हो तब आप CL ले सकते हो, पर आपको DA नहीं मिलेगा। Can be taken for half a day also, आप आधा दिन के लिए भी CL ले सकते हो। Essentially intended for short period, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, पर मैक्सिमम ये आपको 5 दिन तक दी जा सकती है, और 5 दिन से ज्यादा भी दे सकते हैं, पर अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो। LTC कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग कैजुअल लीव, आप CL में LTC ले सकते हो। हाफ डे CL शुड बी डेबिटेड फॉर ईच लेट अटेंडेंस, अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यालय में बहुत लेट आता है तो उसकी हाफ CL डेबिट की जा सकती है। लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर फॉर नॉट मोर देन 2 occasions इन अ मंथ कैन बी कंडन बाय अ CA। अगर कोई एम्प्लॉय 2 से 3 बार लेट आता है, आधे घंटे से भी ज्यादा, तब उसकी आधी CL काटी जा सकती है। इन केसेस वेयर एंड डेबिटिंग हाफ डे CLs does not ensure punctual attendance of the official, disciplinary action can be taken in addition to debiting half day CL। पर अगर कोई कर्मचारी बार बार लेट ही आता है, हाफ CL काटने के बाद भी नहीं सुधरता है, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली जा सकती है। पर यहाँ पे एक सवाल बन के आता है कि अब समझ लीजिए एक कर्मचारी है जिसके पास आधी CL बची थी और वो आधी CL लेके घर गया और उधर वो बीमार पड़ गया, तो CL तो बाकी कोई लीव से कंबाइन नहीं की जा सकती, पर उसके पास CL खत्म हो गई और वो आधी CL लेके घर गया था और वहां बीमार पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में वो CL को EL से अटैच किया जा सकता है। स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव ये आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पूरे कैलेंडर ईयर में। कोचिंग करना है या ट्रेनिंग लेना है, कोचिंग ट्रेनिंग कैंप जो NIS वगैरह नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट होते हैं पटियाला वाले, उनके लिए मिलेगी। कोचिंग कैंप्स नेशनल लेवल के अगर है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किए हैं तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। प्लेयर इंजर्ड ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसको भी ज्यादा ज्यादा 30 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। कल्चरल एक्टिविटीज में अगर आप जा रहे हो, आपके डिपार्टमेंट के तरफ से इंटर स्टेट है या ऑल इंडिया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। इट इज एडमिसिबल फॉर एम्प्लॉय इन इवेंट्स एट रीजनल नेशनल लेवल की, अगर कोई इवेंट है तो पूरे साल में 15 दिन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा
स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं, ट्रैकिंग को जाना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन तक की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। हाँ, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है, अगर कोई कर्मचारी फैमिली प्लानिंग करता है, मेल एम्प्लॉय अगर है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की वेस्कोटोमी ऑपरेशन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। और अब समझ लीजिए वो कर्मचारी के दोनों बच्चे किसी कारणवश नहीं रहे, तो उसने वेस्कोटोमी ऑपरेशन तो कर लिया था, पर अगर वो उसको रिकैनलाइजेशन करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो ऑपरेशन खुलवाना चाहता है, तो उसको 21 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, स्पेशल कैजुअल लीव। मैक्सिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज इफ हिज वाइफ अंडरगोस ट्यूप्टोकॉमी लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ का ऑपरेशन हो रहा हो, तो उस सूरत में भी उसको 3 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दे सकते हैं। पर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा रूल अलग है। जैसे कि मेल एम्प्लॉय को 5 दिन की छुट्टी मिलती है वेस्कोटोमी ऑपरेशन के लिए, तो फीमेल एम्प्लॉय को टिबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है। पर रिकैनलाइजेशन के लिए दोनों का सेम है, 21-21 दिन दोनों को सेम मिलेगी, मेल को भी और फीमेल को भी। फॉर 1 डे ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन व्हेन अ हस्बैंड अंडरगोज वेस्कोटोमी ऑपरेशन। पर अगर उसके हस्बैंड का, लेडी ऑफिशियल के हस्बैंड का अगर ऑपरेशन है, तो जिस दिन ऑपरेशन है उसी दिन की उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। तो दोस्तों इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई यूनियन का बंदा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पूरे साल में 20 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। ऑफिस बेयरर अगर है, कोई मेंबर है, तो मीटिंग का और ट्रैवलिंग के दोनों दिन, ट्रैवलिंग का जो भी टाइम लगेगा उसकी छुट्टियां उसको मिलती हैं। 10 डेज टू आउट स्टेशन डेलीगेट्स, 5 डेज टू लोकल डेलीगेट्स, लोकल डेलीगेट में जाना है तो 5 दिन की, और नेशनल डेलीगेट में है तो 10 दिन की। नेचुरल कैलामिटीज अगर हैं, बंद हो गया है, और कर्मचारी कार्यालय से 3 किलोमीटर 3 माइल से दूर रहता है, तो ऐसी सूरत में भी उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जा सकती है। कहीं पे कर्फ्यू लग गया हो, तो ऐसी सूरत में। इलेक्शन के दौरान भी, ड्यूरिंग इलेक्शंस, एम्प्लॉय एनरोल्ड एज वोटर इन कंस्टिट्यूएंसी बट हैविंग ऑफिसेस इन अनदर कंस्टिट्यूएंसी आर एंटाइटल्ड टू अ डेज स्पेशल कैजुअल लीव ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। अगर वोटिंग को जाना चाहता है तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव दे सकते हैं। हाँ, एलटीसी स्पेशल कैजुअल लीव के दरमियान भी ली जा सकती है। साथ ही में अब इसमें एक और बात आती है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, जो कि मैंने ऊपर बताया था, तो भी उसको स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जा सकती है, जो कि उसको मैक्सिमम 180 ईयर्स तक एक ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज। जैसे ही उसने बच्चा अडॉप्ट किया, उससे ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के लिए महिला कर्मचारी को स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। थैंक यू दोस्तों। फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स ऑन CCS CCA रूल्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।